हेलो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी अच्छे से होंगे और इस समय तन मन धन से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे कि परीक्षा तो आपको बिल्कुल नज़दीक है अब तो। और आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना काम करना है, जिससे कि आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो सही से कर सकें। और जो जरूरी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से करिए, तैयार कीजिए, रिवीजन करिए। इस समय कुछ नया ना पढ़ें, जिससे प्रेशर आए, नया ही जो रिवीजन है वही करें जो आपने पढ़ चुके हैं। अब कहीं डाउट्स है तो आप उसको क्लियर कर लें अपने टीचर्स से कह के। और इसी क्रम में मैं आपके सहयोग के लिए आज सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैडम कुछ हिंदी में भी समझाइए। तो मैं सोचा क्यों ना, बहुत समय नज़दीक है तो जो आज के मैंने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसको मैं आज समझाऊंगी आप लोगों के लिए। तो इसको सही बच्चे करेंगे, समझते हैं बिना समय खर्च किए। तो बस जैसा कि समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और समय से पहले आपको पेपर दे दी जाएगा 15 मिनट पहले, जिससे कि आप पेपर को ध्यान से पढ़ लें और अपनी जो कॉपी उसमें स्केल से लाइन खींच लें। बाकी बहुत ज़्यादा कूल माइंड से काम करें, ओके। और ये प्रश्न आपका पेपर है पूरे 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स की पूरी आपकी तैयारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बार जो बच्चे इंटर की बोर्ड परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं वो सब बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को अग्रिम बधाई। क्योंकि पिछले वर्ष तो जब आपका हाई स्कूल था तो कोरोना में चला गया था, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपन्यास विधा सॉरी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल और चिंतामणि। ये इस तरह से ये आपके 5 प्रश्न आएंगे, आपके गद्य में आएंगे और ये 5 प्रश्न आपके ये पद्य में आएंगे, यानी काव्य में आएंगे। तो 5 प्रश्न इसको करते हैं। ये मैंने बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित ये जो है सिलेबस है आपका। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल और चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर है गोदान, ओके। जिसको यानी पहले का नंबर 2, ओके। इसके मैंने एक कॉपी ले ली है, बोल के आपके लिए कॉपी से समझाऊंगी बाकायदा मैं आपके लिए। यहाँ पे आप पूरी अपनी एंट्रीज बाकायदा, जैसे है कि आपको प्रीवियस पता है, जो भी चीज़ पूछी जाए उसको आप अच्छे से फिल करेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में। और तत्पश्चात मैंने थोड़ी तैयारी कर ली थी जिससे कि मैं सही समझा सकूँ। ये प्रश्न खंड का, आपका खंड का है इसमें, ये खंड का, तो खंड का मैंने डाल के ये इसका क्रम डाल लिया है, का खा गा घा या, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा इसमें ये लिख लिया है। तो पहले का है गोदान का पहला प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, शॉर्ट में लिख लेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। अब का मैंने लिख लिया, आंसर का है ये, ठीक है, आंसर ये का है। और इसका जो खंड जो है नंबर 2 सही है, तो खंड का जो आंसर है वो नंबर 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है? संस्मरण, यात्राव्रत, डायरी, आत्मकथा। तो ये आत्मकथा, ठीक है, पर ये रचना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर नंबर खा का 4 नंबर ये जो है खंड वो सही है। तो आंसर खा, वैसे ऊपर लिख ही दिया है उत्तर ये, और चाहे लिखें चाहे तो ना लिखें क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका जो नंबर है वो 4, इस तरह से डाल लें। ये राइट आंसर इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि बाकी के आपको जो समय बचे तो उसके लिए आपको अन्य कार्य भी करना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। तो ये परीक्षा गुरु है। गा का पहला आंसर है आपका। ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं, उन पर ये उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसको श्रीनिवास दास जी हैं, तो इन्होंने इसके जो परीक्षा गुरु की रचना की है। तो ये पहला है, गा का पहला, ओके। नेक्स्ट है हमारा दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे विधा है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। तो ये जो है ललित निबंध है, जो कन्हैया लाल मिश्र जी की निबंध उन्होंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र जी ने ललित निबंध है ये। तो इसका नंबर 2, घा का नंबर 2, इसको भी लिख लीजिए आप इस तरह से। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ब्लैक से क्वेश्चन लिखने हैं और आंसर ब्लू से लिखेंगे आप लोग, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग विशेष रूप से ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र।
तो उसका राइट आंसर है पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, तो क्या है, पहला आंसर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आपके पूरे 5 नंबर की पूरी पक्की तैयारी हो गई। ये आपको 5 नंबर पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, टाइम को नहीं बर्बाद करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसी में ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधित कवि नहीं है। दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के थे कबीरदास, नानक, रैदास। ठीक है, तो कबीरदास, नानक, रैदास, ये तो ज्ञानाश्रयी, इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि हैं। और जो कुतुबुन बजायसी, ये इसका कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो नहीं है, वो कुतुबुन बजायसी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 2 का नंबर 4, 2 का नंबर 4 आंसर। ठीक है, तो मैंने आगे लिख लिया है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो का, ठीक है, का क्या है आपका इसमें 4, तो 4 ऑप्शन ही आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में। ठीक है, ये आपका पूर्ण नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो खा का नंबर 2, यहाँ पे आप राइट आंसर लिखेंगे खा का नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी, दिनकर, मुक्तिबोध और धूमिल। तो इसका राइट आंसर है अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ये प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। तो गा का पहला लिख लिया है मैंने यहाँ पे, गा पहला। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर और हुंकार पर। तो घा का राइट आंसर है उर्वशी। रामधारी सिंह की जो रचना उर्वशी है उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। तो ये उर्वशी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो घा का नंबर 3, 1 2 3 नंबर 3, घा का नंबर 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे घा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, और इसका नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार कीर्ति है? हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की, गिरिजा कुमार माथुर जी की, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञेय जी की। तो ये है सच्चिदानंद बादशाहयान अज्ञेय जी की। ये इनकी कविताओं का एक संकलन है, कितनी नावों में कितनी बार। इन कविताओं का क्या है, ये संकलन है। तो इसका राइट आंसर है चौथा। यहाँ का चौथा आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञेय जी। तो यहाँ का नंबर 4। तो इस प्रकार से आपके ये 5 ऑप्शन से पूरे हो गए। यहाँ भी आप अगर सही से लिखेंगे तो यहाँ आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे इस तरह से करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। ये दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया है जो आपके गद्य से आएगा, गद्य गरिमा से। ठीक है, हिंदी की जो बुक है आपकी, तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसको पहचानेंगे किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये अनंत काल से है। इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये जो है आपका, आपने पहचान लिया होगा, ये आपका पहला ही पाठ है। और राष्ट्र का निर्माण स्वरूप, ठीक है, पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र का
स्वरूप जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, आपने पहचान लिया होगा। और इसमें आपके 5 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न ये 2 नंबर का होगा और कुल मिला के 10 नंबर की आपकी ये जो है प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है वो 10 नंबर का है, सॉरी तीसरा है ये, और ये 10 नंबर का होगा। अब इसका पहले लिख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। आप चाहें तो पाठ और लेखक का नाम लिख सकते हैं और चाहे लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जितना उन्होंने कहा है उतना ही लिख सकते हैं, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम। जो मैं तो सिंपल शॉर्ट में ही लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी आती है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले ही लिख के तैयार कर लेंगे। तो पाठ का नाम, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये जो है प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर और इसकी पूरी व्याख्या, नीचे इसके क्वेश्चन दिए हैं 5। तो पहला है, पाठ का नाम क्या है बच्चों? राष्ट्र के स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, लेखक का नाम हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया 2 नंबर का तैयार। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पूरा आपने पढ़ा, तो कुछ लाइनों के नीचे रेखाएं खींची, लाइन खींची हुई है, ये ही रेखांकित अंश है। ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, उसको पहचानना है, किस पाठ से, लेखक का नाम बताना है, और सेकंड में आपको जो भी रेखांकित अंश, ये भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है। तो इतना तो आप समझते ही होंगे, आपने पढ़ा, आपके सर ने पढ़ाया भी होगा, और साथ में ये आपके जो, इससे आप चैप्टर पढ़ के भी आप अपना अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो इसकी व्याख्या तो मैंने ऑलरेडी लिख ली है, जो है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जगह पृथ्वी जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंक पल्वित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उस सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। हमें इतने ही अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने कर ली थी, क्योंकि बहुत समय लगता नहीं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या सेकंड है, ये डाल लिया है जैसे कि आप मैंने। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होगा। यदि राष्ट्रीयता का भाव अथवा संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा, वह राष्ट्रीयता निराधार होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का परम आवश्यक कर्तव्य और धर्म है कि धरती के भौतिक स्वरूप से पूर्ण रूप से परिचित रहें और उसके साथ ही साथ पृथ्वी के सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। ये जो आपने अभी पढ़ा था, इस रेखांकित अंश की ये व्याख्या है। जब इसको पढ़ेंगे आप, सेम उसके भाव को समझाया गया है, इसके अर्थ को समझाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते हैं तो ये भी आपके 2 नंबर का होगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो ये 2 नंबर में 2 ही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम है, व्याख्या तो आप समझा सकते हैं, लेकिन ये तो आप तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे जब आपको उसका नाम याद सही होगा। गलत होगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप ना सोचें कि ये 2 लाइन का है और वो इतना बड़ा हो गया है। जो जैसा कि बच्चे बातें करते हैं कि इतना बड़ा कितना बड़ा, 50 शब्द का है, जितने के शब्द काउंट नहीं करने हैं, उसका पूरा भाव व्यक्त करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? इसको भी मैंने लिख लिया है पहले से ही। ये है आंसर नंबर 3 इसका। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा परम आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी स्थिति में धरती के रूप, सौंदर्य और उपयोगिता इत्यादि को विकृत ना
होने दें। इसका अपनी जो धरती माँ है उसका किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना होने दें। ये तो हमारा परम कर्तव्य है, जैसा कि आपको इसमें दिया है, पूरा समझाया उन्होंने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस, जैसे दिखाई है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। आंसर आ गया इसका। ठीक है, आवश्यक कर्तव्य उन्होंने बताया यहाँ पे, देखा ये लिखा है पूरा, सुंदर महिमा को आप पहचानना परम आवश्यक है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें से ही आंसर छाटने, ऐसा नहीं कि आपको याद करने रटने हैं, जो भी आपका पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें से ही आपको आंसर छाटने हैं। तो पता चल गया आपको। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आंसर नंबर 4 है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है बल्कि निर्मूल हो रहती है। निर्मूल होती है, जैसा कि आपने ये लिखा है, उसके साथ जुड़ी नहीं बल्कि निर्मूल होती है। कहाँ गया ये तो जो ऐसे पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं बल्कि निर्मूल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थ में क्या है? आंसर, हमारी पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है, यानी माँ है। ठीक है, सभी समस्त विचारधाराओं की हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? माँ है। ये समस्त प्रकार के विचारधारा के लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो हमारी ये देखिए लिखा है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है ना ये। तो इसका 5वें का आंसर आपको ये मिल गया, इसमें छटा है मैंने भी। तो आप इस तरह से जो भी पैराग्राफ दिया है आपको घबराना नहीं है, जो भी उसमें आंसर आपको उस पैराग्राफ के अंदर ही सब मिलेंगे, उसको सही से छाटेंगे बिना घबराए बिना डरे। मैंने एक ही लिखा है क्योंकि 2 लिखती बहुत बड़ा। नेक्स्ट इसमें जो है वो आप अपने आप स्वयं करें, तैयारी कर लें। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्यत नई सांस्कृतिक हलचलों को साधु देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों को खोज करने की महती आवश्यकता है। ये आपको पहचानना किस पार्ट से दिया गया है, और इसके नीचे ये प्रश्न दिए गए, ये आपका होमवर्क, इसको जरूर कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये 5 प्रश्न, ये आप इसको अच्छे से कर ले। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पद्य से लिया गया है, यानी काव्य से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आपको समझना है, करना है। मैं नीर भरी दुख की, आप समझ गए होंगे जब किसने लिखा है, ऐसी पता चलेगा। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जली मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों के स्वप्न पराग जरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। अब अच्छा लग गया होगा क्योंकि इसको मैंने बच्चों को कई बार इसको समझाया भी था, मैंने कई बार बच्चों ने पूछा था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, महादेव वर्मा जी का है ये। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये आपने पहला प्रश्न इसमें यह है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता लिया महादेव वर्मा का, और एक गीत 3rd है, तो उसको भी मैंने थोड़ी तैयारी कर ली थी पहले, इसकी भी मैंने। तो इसमें लिखना है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पहले लिख लिया मैंने। आंसर 1 है इसका, पहला आंसर है ये, देखिए आप ये। ठीक है, और इसका है शीर्षक है गीत 3rd, गीत 3rd। कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, इस तरह से आपको भी 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपके लिए। नेक्स्ट इसमें भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, इसकी व्याख्या, इसका हमें क्या करना है, रेखांकन अंश की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे लाइन खींचिए। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें बहुत सार है, उनका पूरा बताना है उन्होंने ये क्यों कहा है। तो इसको भी ये नहीं कि आप एक सोचें कि अब 1 लाइन में ही दिया है तो इसको हम 1 लाइन में आंसर देना, नहीं, इसके पूरे भाव को आपको इस पर स्पष्ट करना है, जैसा कि मैंने लिखा है। आंसर नंबर 2 है ये, रेखांकन अंश की व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। ठीक है, दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार से बदली रहती है, जिस प्रकार से बदली रहती तो आसमान में है, लेकिन दूर दूर तक फैले आसमान में कोई भी कोना
उसका स्थायी निवास यानी घर नहीं होता है, वह इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसी प्रकार से इस पूरे आसमान में कहने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बस इतना ही इतिहास है, इतना ही मेरा परिचय है। ऐसे लिख सकते हैं आप कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। प्रत्येक कहा भी कल हम आए हैं, आज हम जा रहे हैं। तो हम सभी हैं एक नीर भरी दुख की बदली के समान है। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में हमारा कोई ठिकाना नहीं है, स्थायी ठिकाना नहीं है। हम आज आए हैं और कल चले जाएंगे। तो कवित्री ने यहाँ पे भाई आशय व्यक्त किया है सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए। यहाँ कवित्री का कहने का आशय ये है कि इस जीवन क्षणिक है। जो हमारा ये जीवन वो कैसा है, ये जीवन हमारा कैसा है, क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं होगा। समस्त प्राणियों यानी मानव या प्राणी सभी आ जाएंगे, जो जिनमें प्राण है, प्राणी का यही परिचय है और यही इतिहास है कि आज यहाँ है कल नहीं होगा, यही हमारा इतिहास है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। क्या बताया है, देखिए इसे पढ़ लीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, क्या बताया है, मैं कौन हूँ, स्वयं क्या बताया कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आंसर हो गया इसका, लिखना है शब्दों में। प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए आंसर 3 है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को या को दुख भरी बदली बताया है। बताया नहीं बताया, उसे लिखा है ऊपर सब साफ साफ, लिख देंगे आप इसी में से। 4 है, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। निरंतर रुदन क्यों कर रही हैं, तो इसका भी आंसर लिखा है इसी में से। ये अपने आंसर 4, अपने प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। वो अपने ईश्वर से अपने से मिलने के लिए व्याकुल है, अपने प्रीतम से, तो इसलिए यही उनकी अंदर व्याकुलता है और इसलिए उनका रुदन होता रहता है, करती रहती हैं वो। ठीक है, तो आंसर हो गया क्लियर ये 4 का। नेक्स्ट है, कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती हैं। आकाश से वो क्या समानता कर रही हैं, तो इसमें भी है ये नव रंग बुनते दुलकुल, छाया में मलय प्यार बयार पड़ी, है ना, सब लिखा है। मेरा पग पग संगीत भूरा, श्वासों से स्वपन प्राग छरा। तो यहाँ पे कवित्री का कहने का मतलब है कि उन्होंने समानता ये व्यक्त की है कि जिस प्रकार से आसमान में जो मेघ है वह भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं, दुपट्टे रूपी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से मेरा जो हृदय है वह बहुरंगी इच्छाओं से भरा हुआ है, जिसका बंध है नवरंगों से दुकल है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये समझाई है। तो मैंने आंसर लिखा है, इसको पंक्तिबद्ध किया है। आंसर 5, कवित्री अपने हृदय की समानता आसमान से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आसमान विभिन्न रंगों के मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित, रंग जो दुपट्टे के उन्होंने माना है बदली बादल के लिए, तो उसे सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी बहुरंगी इच्छाओं से रंगा हुआ है। मेरे मन में भी बस बहुत सारी इच्छाएं हैं, संवेदनाएं हैं। तो ये कवित्री ने लिखा है। तो इस तरह से आपके प्रत्येक जो प्रश्न थे ये सभी 2-2 नंबर के थे, ये सभी इसमें भी। तो ये भी आपका 10 नंबर का प्रश्न था। देखिए जैसे लिखा है 5 दूनी 10, ये प्रत्येक जो प्रश्न है 2-2 नंबर का है और इस प्रकार से आपका प्रश्न भी ये 10 नंबर का है। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपके लिए। सेकंड दिया इन्होंने जो उसका, अथवा ये करें, हर के 2 आ रहे हैं इसमें, आप या तो वो करिए या ये करिए। तो मैंने तो ऊपर वाला किया है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं अपने आप ही, इम्पॉर्टेंट है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगाता पूरब में वह वर्षा सहसा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशों में, कुछ क्षण का ये उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। ये पूरी जो है किसकी व्याख्या है। सेम प्रश्न वही 5 है जैसे कि अभी समझाएं कि किससे लिया गया, कवि कौन है, और अंश की व्याख्या आ जाएगी, देखा अंश की व्याख्या। बाकी जो प्रश्न पूछ जाएंगे उनको उत्तर में दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे और ये हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट आपका होगा
प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब आप यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से डालेंगे, मेरे पास अभी ब्लू है तो मैं उसी से लिख रही हूँ। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, ठीक है। और देखिए इस बार मैंने ये हाशिया बाकायदा बनाया है, आपको बहुत लंबा नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है। नहीं, बहुत से बच्चे 20 लाइन से बनाते हैं, बहुत गलत तरीका होगा ये। आप शायद से जैसे आपकी कॉपियाँ जो आपको मिलती हैं, आपको खरीदते हैं, तो थोड़े से बीच में होता है, उसी प्रकार से बनाना है आपको, ठीक है। और राइटिंग का विशेष ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अब ये नहीं कि आप 80 शब्द गिने कि भैया बिल्कुल 80 हो, 80 से 81 ना हो, नहीं, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि एक आप सही शब्दों बहुत डिटेल ना हो और पर सही शब्दों में पूरी उनका जो जीवन परिचय है वो आ जाए। तो यहाँ 3 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो मैंने जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पिछले वीडियो में समझा दिया है आपके लिए, आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो में। और जो आज मैं लिखवाऊंगी आपको प्रोफेसर जी रेड्डी का लिखवाऊंगी, और ये भी मेरे APJ अब्दुल कलाम का भी एक वीडियो में मेरा जो जीवन परिचय वो मैंने करवाया। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए इनके लिए। तो इसके लिए मैंने प्रोफेसर जी रेड्डी की मैं आपके लिए मैंने इसको लिखा नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी मैं आपके लिए बुक से कराऊंगी। मैंने बुक उसको ली है, ये देखिए बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस बुक में। तो मैंने सोचा क्यों ना, लिखने में समय लग रहा था ज़्यादा, तो मैंने सोचा कई बार आया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। जीवन परिचय एवं साहित्यिक अध्ययन की प्रोफेसर जी रेड्डी की, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। ये इनका जीवन का जो इनका जीवन कब कैसा क्या हुआ वो है बारे में। नेक्स्ट इनकी साहित्यिक सेवाएं, क्या क्या साहित्यिक सेवाएं हैं। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, क्योंकि आपस में बहुत वैमनस्य रहता है भाषा में, कभी कभी हो जाता है, तो उन्होंने उसे प्रेम के मित्र मैत्री भाव के लिए काम किया था। तो मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर उनके तुलनात्मक अध्ययन और उन्होंने शोध कार्य किया, यानी PhD की शोध किया है उन पर। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, क्योंकि जो साउथ में है, दक्षिण में है, वो हिंदी नहीं तेलुगु बोला जाता है वहाँ पर ज़्यादातर। उसके बावजूद उन्होंने तेलुगु साहित्य के होने के बावजूद उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध का हिंदी भाषी प्रदेश को निवासी होने पर भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है, ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृतियाँ उन्होंने कौन सी लिखी हैं उनको समझते हैं। कृतियाँ अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, इनकी जिन रचनाओं में साहित्य संसार परिचित है। इनके नाम इस प्रकार है: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु बारुल, ये तेलुगु में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादन का ये अंग्रेजी का ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित उनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो शॉर्ट में जानकारी आप टेबल बना लेंगे, उसको आप देख लीजिए। ये संक्षिप्त टेबल है इनकी। नाम पूरा दिए: प्रोफेसर जी रेड्डी, जन्म इनका 1919 में हुआ, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। उपलब्धियां हैं: 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष रहे। शिक्षा उन्होंने आरंभिक शिक्षा संस्कृत में और तेलुगु में और उच्च शिक्षा उन्होंने हिंदी में की है। लेखन विधा है निबंध, आलोचना, भाषा शुद्ध परिष्कृत परमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक एवं प्रश्नात्मक शैली इन्होंने है। इनकी साहित्य में स्थान है। प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी मृत्यु 2005 में हुई है। ये भाषा शैली कौन सी है इनकी? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध
परिष्कृत, परमार्जित तथा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, संरचनात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है, अपने साहित्य में किया है। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य के जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों को परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट संताड़ना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। अपनी सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये सरल भाषा में इनका जीवन परिचय था। वो अधिकतर होता है कि जो जीवन परिचय या जो मैंने देखा था कई सारी बुक्स में बड़ा हार्ड में होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसमें सरल भाषा में इनका जीवन परिचय जो था वो मैंने लिखा था। सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 बही है। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन। तो इसमें मैंने जो आज का जीवन परिचय लिया है वो आपका जयशंकर प्रसाद जी का लिया है। ठीक है, तो इसमें हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको मैं समझाऊंगी। ठीक, इसको मैंने एक से मैंने उतारा है, इसको बुक से ही लिया है मैंने भी, कोई बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा था, तो इसको समझते हैं। देखिए कई बार एग्जाम में ये आया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 विक्रम संवत सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। देखिए आप लोग समझते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो कहीं भी कह सकती। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थी, उनकी भी घर पर ही शिक्षा हुई थी, उनकी भी घर पर ही शिक्षा हुई है। इनके साथ प्रॉब्लम थी, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो घर में भी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनके बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता कारण ये ऋणी हो गए। वो लोग मांगते होंगे, उनका दानशीलता वाला व्यवहार था, उदार प्रवृत्ति थी, किसी ने मांगा दे दिया, तो इसलिए ये ऋणी हो गए थे। अपनी पैतृक संपत्ति कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया था। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। कोई भी काम तो करना पड़ेगा अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य के प्रति अनुराग था इन्हें, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविताओं के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और संवत 1994 विक्रम संवत और सन 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से, टीबी रोग से इनकी मृत्यु हो गई। सुधार गए थे। साहित्यिक सेवाएं, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। रचनाएं, प्रसाद जी अनेक विषयों और भाषाओं के प्रकार पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनके नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है इन्होंने और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया है। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्न प्रकार से है। काम्यानी बुलुक कालजयी इनका जो रचना है, ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का उन्होंने संदेश दिया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है, पारितोषिक। ठीक है। आंसू, ये प्रसाद जी का वियोग काव्य है।
इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा है। लहर ये प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास है आपके कंकाल, तितली, इरावती। ये सब याद कर लीजिए क्योंकि आपके एक नंबर पूछे भी जा सकते हैं। निबंध हैं आपके काव्य और कला और तथा अन्य निबंध। चंपू, प्रेमराज। इसके अन्य काव्य ग्रंथ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक आदि। साहित्य में स्थान। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभा के कवि थे। इनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण और चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमगन होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। निसंदेह ये आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतम तेजोमय मार्तंड हैं। ठीक है, सूर्य का चमक है। तो इस प्रकार से ये आप जो है आपकी प्रसाद जी का जीवन परिचय है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने लिया है, इसमें ये है हमारा नंबर 6, पंचलाट ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द भाई है इसमें भी। तो इसमें भी हम नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे, ये तो हमने समझा दिया आपके लिए। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। देखिए प्रश्न साफ साफ दिया है, कथा वस्तु कहानी की और पंचलाट का उद्देश्य। ठीक है, दोनों। सबसे पहले मैं कथा वस्तु समझा रही हूँ, आपको एक करना, ध्यान रखना, आपके लिए दोनों प्रश्नों में से एक उत्तर लिखना है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। तो मैं आपको इस प्रश्न में दोनों चीज़ें समझाऊंगी। ठीक, इसमें आपका कथा वस्तु, सबसे पहले तो थोड़ी इसकी भूमिका तैयार कर लेते हैं। लिखते हैं, पंचलाइट फर्सनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़वादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। इसमें आंचलिक प्रवेश के आधार पर पात्रों का चित्रण किया गया है। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की ये जो है बताया गया है, उन्होंने समझाया है। तो इसमें कथा वस्तु, ये बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको आप ध्यान से पढ़ ली तो आप कथा वस्तु जो भी इसमें आप लिख सकते हैं आराम से। पंचलाट की कथन जो है कथा वस्तु ही पूछी, जो पूछा वही बताएंगे। ठीक है, पंचलाट कहानी घटना प्रधान है। कहानी का आरंभ महतो टोली के पंचों द्वारा पंचलाट की खरीदारी से होता है। पंचलाट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी। तो इस प्रकार से लाइट की लालटेन टाइप की जो होती थी उसको पंचलाइट कहते, उसके द्वारा ही उजाला रोशनी होती थी। तो लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस गांव आना कहानी का विकास है। आप पढ़ेंगे तो गोधन इसमें जो इसका इस कहानी में मुख्य इसका रोल है गोधन का। तो जो इसके लिए ढूंढते को इसको पंचलाट को जलाना है गोधन ही जानता है। तो गोधन को खोज करना, उसको गांव वापस लाना, इस कहानी का विकास है। गोधन द्वारा पंचलाट जलाना, गांव में खुशहाली का माहौल बन जाता है तथा पंचायत द्वारा गोधन की माफ़ी देना कहानी का अंतचरण है, क्योंकि उसका कोई किसी से जो है उसको घर से निकाल दिया है बाहर गांव से, उसको बुलाया जाता है और उसको जो उसने गलती उसको माफ़ी दे दी जाती है। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथा वस्तु स्वाभाविक, सहज, सजीव, कौतूहलवर्धक, गतिशील व मार्मिक बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, यथार्थता, स्वाभाविकता व आंतरिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश है। इसको आप सही से उद्देश्य, पंचलाट का उद्देश्य क्या, तो उसको समझेंगे। उद्देश्य, पंचलाट कहानी का उद्देश्य, प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ वह यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अतः कहानी का उद्देश्य या संदेश के माध्यम से ये कहानी एक सफल कहानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसका उद्देश्य है, कहानी का उद्देश्य है।
नेक्स्ट इसमें जो हमारा प्रश्न है, इसमें इसको हम अब करेंगे, समझेंगे। 7वां, इसमें हमारा जो त्यागपति है खंडकाव्य, उसके बारे में हमें बताना है। त्यागपति खंडकाव्य की हमको हमारे जो चल रहा है बरेली में, उसको ही हम समझेंगे। बाकी अलग अलग जिलों में अलग चल रहा है, यहाँ बरेली में त्यागपति, उसको ही समझेंगे। त्यागपति खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रण भी लिखना है आपको। तो इसको भी आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको देखना है कि आपके जो है क्या है, तो आप उसी का लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लिख दें, या जैसे आप सोचें ये मैं कर दूं, तो उसको इस तरह से नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी कथा वस्तु जो है उसको समझना होगा, ठीक है। इसको ही मैंने बुक से लिया है, तो इसमें पूरे कई बार आया है, आप इसको देखेंगे तो ये कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये कथा वस्तु, इसको जरूर आप तैयार कर लें। इसको समझते हैं, इसके लिए ये पूरी कथा वस्तु है। थोड़ा सा इसके जो जितने भी सर्ग हैं उन सबको इसमें हम समझेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप, सात्विकता का वर्णन किया गया है। इस खंडकाव्य में कवि ने हर्ष की वीरता का वर्णन किया है, साथ ही भारत की राजनीतिक एकता, संघर्ष, हर्ष की वीरता और उसके द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाने का भी वर्णन किया है। इस खंडकाव्य की कथा वस्तु को कवि ने 5 सर्गों में विभाजित किया है। ये खंडकाव्य के सर्गों के अनुसार कथा वस्तु संक्षेप में निम्न प्रकार से है, ठीक है। इसकी कथा वस्तु ये हुआ निम्न प्रकार से है। प्रथम सर्ग राज, ये प्रथम सर्ग है, इसको समझेंगे हम। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको रटने नहीं है, समझ लेंगे तो उसको कर लेंगे आप। राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला, किंतु कुमार तुरंत लौट आए। पिता को रोग मुक्त करने के लिए बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु असफल रहते हैं। उनके बड़े भाई राजवर्धन उत्तर पथ पर हुड़ों से युद्ध करने में लगे हुए थे। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। उधर उनकी माता ने अपने पति की अस्वस्थता को बढ़ते हुए देखकर आत्मदाह करने का निश्चय किया, क्योंकि उसमें सती प्रथा थी। उन्होंने निश्चय किया था साथ में पति के ही मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, और बहुत समझाने पर भी वे अपने निर्णय पर अडिग रहीं, और उन्होंने वो नहीं मानी, और पति की मृत्यु के से पूर्व ही उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कुछ समय पश्चात हर्ष के पिता की मृत्यु हो गई। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आए, ठीक है। ये इसकी कथा वस्तु पूरा पढ़ना है। 5 सर्ग इसमें मैं आपके लिए समझाऊंगी, क्योंकि ये सरल तरीके से इसमें दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। द्वितीय सर्ग। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राजवर्धन भी अपने नगर लौट आए। माता पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर उन्होंने वैराग लेने का निश्चय किया। तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी छोटी बहन राजश्री को बंदी बना लिया है, और उनके पति गृहबर्मन को मार डाला है। ये सुनकर राजवर्धन सब कुछ भूलकर मालव राज को परास्त करने चल पड़ते हैं। बहन गौड़ नरेश को हरा देते हैं, पर गौड़ नरेश धोखे से मार्ग में उनकी हत्या करवा देता है। जब ये समाचार हर्षवर्धन को ज्ञात होता है तो वह विशाल सेना लेकर गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु तभी सेनापति ने उन्हें अपनी बहन को वन से जाने का समाचार मिलता है। यानी उनकी बहन जो थी वो वन से चली गई थी, राजश्री बहन थी। ये सुनकर वह अपने बहन को खोजने वन के ओर चल पड़ते हैं। वहाँ एक भिक्षु द्वारा उन्हें राजश्री को आत्मदाह करने की बात का पता चलता है। शीघ्र ही वे वहाँ पहुँचकर अपनी बहन को ऐसा करने से रोकते हैं और कन्नौज लौटाते हैं। ये है द्वितीय सर्ग में। तृतीय सर्ग में, इस सर्ग में सम्राट हर्ष के इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने अब समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। उन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाली, वल्लभी, सौरठ आदि सभी राज्यों को जीत लिया था एवं आदि विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य बनाया और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। उनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। उन्होंने कन्नौज को ही अपनी विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो इसमें उनकी विजय का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग।
इस सर्ग में राजश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसको आप थोड़ा थोड़ा आप इसको अच्छे से जो कंठस्थ कर लीजिए कि चतुर्थ सर्ग में क्या है, प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, ऐसे पूरा, ठीक है। 5 सर्ग को आपको ये करना है। अगर पहले बात तो कथा वस्तु आई तो आपको 5 सर्ग लिखने हैं, और आपका अगर कोई एक सर्ग पूछ जाएगा तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं। तो बाद में आचार्य दिवाकर ने राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। राजश्री ने उनके उपदेशों का पालन किया और वह मानव सेवा में लग गई। ये था आपका चतुर्थ सर्ग। पंचम सर्ग, ये पंचम सर्ग में, इस सर्ग में हर्ष के त्यागी और वृत्ति जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमणों, भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को प्रयाग में आने के निमंत्रण दिया था और संपूर्ण संचित कोष को दान देने की घोषणा की। प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। इस अवसर पर प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर देते थे, यानी कुंभ के मेले में जो होता था आयोजन करते थे वो, तथा अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र धारण करते थे। इस प्रकार से वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी राजधानी वापस लौटते थे। इस दान को प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम दे देते थे। इस प्रकार कर्तव्य प्राण त्यागी परोपकारी परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार सुख तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने तत्कालीन श्रेष्ठ शासन का उल्लेख करते हुए भारतीय धर्म, संस्कृति, राजनीति और समाज की उन्नति का उत्कृष्ट वर्णन किया है। इस प्रकार से मैंने ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक ले लिए जो आपके पेपर में आएंगे। और ये सर्ग हैं, आपके अलग अलग भी आ सकते हैं। जिस भी सर्ग का आप पास सर्ग को अच्छे से कंठस्थ कर लें एक एक करके, और उसके कुछ ना कुछ उसका मुख्य उसका बंधु आ रखें, जिससे कि आपको ये माइंड में रहे कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग इसमें क्या है, इसको आपको मन से कर लेना है। और काफ़ी कोशिश की मैंने इंपॉर्टेंट बनाने की, इसमें से आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर पूछें। उसका जो सेकंड पार्ट है, जो संस्कृत दस का है आपकी, और व्याकरण पार्शन है, ये आपको मैं सेकंड वीडियो में समझाऊंगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें इतना ही समझाऊंगी। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट से जरूर पूछें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।